दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, वोटिंग का अधिकार खतरे में है और अब इन सब के ऊपर मौजूदा दौर में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मूल आत्मा, सबसे पुरानी सभ्यता की जो कहानी है और उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मूल तत्व है, क्या वही खतरे में आ गया है? आज दरअसल संसद में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक पेश किया गृह मंत्री अमित शाह ने। और आप सभी जानते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक न तो ज्वाइंट सेशन में पास कराया जा सकता है, न तो संयुक्त सत्र में पास कराया जा सकता है और न ही साधारण बहुमत से पास कराया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक हमेशा 2/3 बहुमत से पास कराया जा सकता है, लेकिन इस सत्ता के पास तो 2/3 छोड़ दीजिए, अपने बूते भी बहुमत नहीं है। नानी फैक्टर यानी नायडू, नीतीश, एकनाथ शिंदे की बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है और उसके बूते टिकी हुई बहुमत है। लेकिन लोकतंत्र के मूल ढांचे, केशवानंद भारती का वो ऐतिहासिक जजमेंट और उस ऐतिहासिक जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट दिए जिसके बाद साफ हो गया कि मौलिक अधिकारों के ऊपर कुछ नहीं है। तो इस तरह का संविधान संशोधन लाना, इस तरह के ड्रैकोनियन लॉ के लिए, खतरनाक कानून के लिए परिस्थितियों का निर्माण करना, क्या इस देश के लिए शोभा देता है? 130वें संविधान संशोधन का मजमून यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि इस देश के अंदर अब कुछ बचा नहीं है। अघोषित इमरजेंसी के हालात बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के कानून तो आपातकाल के दरमियान 1975 से 77 के 19 महीनों में भी नहीं लाए गए थे, जो विधेयक आज गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया। आपने सिर्फ इतना देखा होगा, या सोशल मीडिया पर देखा हो या टेलीविजन पर देखा हो, इतना देखा होगा कि बिल फाड़े गए। लेकिन बिल क्यों फाड़ा गया? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्री भी क्या अंदर से डरे हुए हैं? क्या विपक्ष की सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का जो उपक्रम था, उनको अस्थिर करने का जो पूरा का पूरा उपक्रम था, वो 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ, जिसकी अध्यक्षता उस वक्त के चीफ जस्टिस जस्टिस चंद्रचूड़ कर रहे थे, उसके फैसले के बाद जो रुक गया था, क्या उस फैसले को, उसके पहले के हालात को फिर से कायम करने के लिए संविधान की आत्मा को ही कुचलने वाला बिल सरकार लेकर के आई? पहले जरा इस बिल के बारे में जान लीजिए क्या है, और तब आपको पता चलेगा कि कैसे सरकार सिस्टम के साथ साथ इस देश के ऊपर खुद को सत्ता ही नहीं बल्कि इस देश की मानसिकता का और व्यवस्था का परवरदिगार बनाना चाहती है। क्यों सरकार ऐसा चाहती है? दरअसल 3 विधेयक पेश किए गए, एक साथ 3 विधेयक पेश किए गए। एक केंद्र सरकार के लिए, एक राज्य सरकारों के लिए और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। पहला बिल संविधान के अनुच्छेद 75 से जुड़ा हुआ है, दूसरा बिल संविधान के अनुच्छेद 164 से जुड़ा हुआ है और तीसरा बिल संविधान के अनुच्छेद 239 डबल ए से जुड़ा हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 75 और 164 या 239 ए साफ कहता है कि प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का गठन कैसे होगा, हटेगी कैसे वो सरकार, या किसी मंत्री या प्रधानमंत्री का इस्तीफा कैसे होगा। यही काम उन 164 में राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री के बारे में होता है और आर्टिकल 239 डबल ए में बिल्कुल ऐसी ही व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए है। लेकिन अब जो नया बिल लाया गया है, और उस नए बिल के बाद क्या चंद्रबाबू नायडू भी बच पाएंगे? और तो और दिल्ली की मर्जी के बिना, जो दिल्ली की मर्जी के सामने अट्टहास करने वाले भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या वो बच पाएंगे? क्या नीतीश कुमार की सरकार बच पाएगी? क्या ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रह पाएंगी? और क्या विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री अपनी सत्ता में शांतिपूर्वक तरीके से अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा? अब ये सवालों के घेरे में होगा यदि ये बिल पास हो जाए तो दरअसल जो बिल लाया गया है उसका मजमून ये है कि कोई ऐसा मुकदमा यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के ऊपर दर्ज होता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, तो गिरफ्तारी के बाद 30 दिनों के भीतर यदि वो व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या राज्य का मंत्री हो, कोई भी हो, यदि वो व्यक्ति इस्तीफा नहीं देता है तो 31वें दिन उसकी पद से बर्खास्तगी स्वतः मान ली जाएगी
वो 31वें दिन पद से बर्खास्त माना जाएगा। ये कौन सा कानून है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी मुकदमा कर दिया जाए। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, सालों जेल में रहे, उनके ऊपर जो मुकदमा किया गया था भ्रष्टाचार का, उसमें यदि सजा होती तो 5 साल से ज्यादा की सजा होती। सत्येंद्र जैन को अभी 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस केस में ही क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, केस को ही बंद करने का फैसला किया, क्योंकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल में गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। और इस्तीफा देते क्यों? जब उनके खिलाफ ईडी सबूत नहीं दे पा रही थी, तो आखिर क्यों कोई इस्तीफा देगा? और आमतौर पर भ्रष्टाचार के जो मामले किसी भी नेता के ऊपर दर्ज होते हैं, उनमें 5 साल या 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान ज्यादातर मामलों में होता है। तो क्या विपक्ष की सरकारों को गिराने का जो काम नाबाम रेबिया केस के जजमेंट के बाद शुरू हुआ था और महाराष्ट्र वाले मामले की संविधान पीठ के जजमेंट के बाद बंद हो गया, अब फिर से उसे रीओपन करने, फिर से विपक्ष की सरकारों को डीस्टेबलाइज करने के लिए एक नए टूल के तौर पर यह सिस्टम विकसित किया जा रहा है? लगता तो वैसा ही है। और लगता ऐसा क्यों है? यदि कई राज्यों के उदाहरण को देखें तो साफ हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, मिला अब तक कुछ नहीं। और जो भारत की कानून व्यवस्था है या दुनिया में किसी भी देश की कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था क्या कहती है? सजा का प्रावधान। न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पिलर आखिर होता क्या है? तो जुडिशियल सिस्टम यानी न्यायिक व्यवस्था का सबसे बड़ा पिलर होता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी तब तक निर्दोष जब तक कि आरोप सिद्ध न हो जाए, तब तक निर्दोष माना जाता है। फिर यहां बर्खास्तगी का कानून कैसे आएगा किसी को सिर्फ आरोप के आधार पर? बर्डन ऑफ प्रूफ जांच एजेंसी के ऊपर होता है। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा हुआ, जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, चाहे ईडी का हो, चाहे सीआईडी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का, जो जांच करता अधिकारी है, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यानी उसे आरोप सिद्ध करना होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया गया है, मुकदमा किया गया है, वो व्यक्ति दोषी है। लेकिन ईडी के केस में, पीएमएलए में तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। ईडी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद कहा जाता है कि जिसे गिरफ्तार किया गया वो साबित करे कि वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है। ये उल्टी गंगा पीएमएलए कानून के माध्यम से भारत में पहले से बहाई जा रही है, 2018-19 से बहाई जा रही है। अब इसे दूसरे मामलों में भी लाने के लिए और सीधे सीधे बर्खास्तगी वाले कानून तक ले जाने के लिए जो बिल पेश किया गया, इसके बाद तो किसी भी विपक्षी सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। नाबाम रेबिया केस और अरुणाचल प्रदेश के मामले के बाद क्या हो रहा था? जिस राज्य में ऑपरेशन लोटस करना हो, उस राज्य में विधानसभा के पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष के खिलाफ एक नोटिस दे दिया जाता था और उसके बाद अध्यक्ष डिस्क्वालिफिकेशन या दल बदल के मुद्दे पर कोई भी फैसला नहीं ले सकते थे, फिर आराम से दल बदल का खेल हो जाता था। यही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार को गिराने में हुआ, यही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने में हुआ, और यही कोशिश हिमाचल प्रदेश में भी हुई। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि हिमाचल प्रदेश का मामला 11 मई 2023 के संविधान पीठ के फैसले के बाद का था। लिहाजा हिमाचल प्रदेश में वो केस नहीं हो पाया, वो मामला नहीं बन पाया, ऑपरेशन लोटस सफल नहीं हो पाया और वो सरकार बच गई, क्योंकि तब स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन के अधिकार से वंचित किया नहीं जा सकता था और स्पीकर ने 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी जो लोग पंचकुला में जमा हुए थे। एचडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को भी ऐसे ही दल बदल कराकर गिराया गया था। तो अब सरकारों को दल बदल कराने के लिए कोई भी मामला किसी के ऊपर डाल दिया जाएगा, एक केस करके फिर उसे 30 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री को भीतर कर दो और उसके बाद उसकी सरकार को बर्खास्त मान लिया जाए, क्योंकि 30 दिनों तक जमानत का विरोध करते रहे, चाहे जैसे हो सके मैनेज करके हो या बिना मैनेज किए हो, बिना किसी आरोप सिद्धि के 30 दिनों तक जेल में रखो और फिर उसे बर्खास्त करा दो। ऐसा बिल लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई सरकार जहां डेमोक्रेसी हो, जहां फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था हो, जहां फंडामेंटल ड्यूटीज की व्यवस्था हो, जहां संविधान को सर्वोपरि माना गया हो, जहां संविधान किसी राष्ट्र को चलाने और उसके लिए, उस पूरे सिस्टम के लिए एक आत्मा की तरह देखी जाती हो,
वहां अब सबको समझ में आने लगा है कि 400 पार का नारा क्यों बुलंद किया जा रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बदलने की बात भाजपा के नेता क्यों कर रहे थे। ये बात अब सबको समझ में आ रही है। यही सब कानून लाने के लिए, और इस तरह के कानूनों के बाद यदि पास भी हो जाता है ये बिल, तो इस तरह के कानूनों का संसद में टिकना और सुप्रीम कोर्ट में टिकना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक का जो उसे दर्जा है, बिना गिल्टी प्रूफ किए, बिना आरोप सिद्ध किए, बिना किसी को सजा दिलाए किसी पद पर बैठने के अयोग्य मान लिया जाए, इस बात को तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। कोई नहीं स्वीकार कर सकता इस बात को। सबने देखा है कि अलग अलग राजनीतिक दलों में ज्यादातर लोग बरी हुए, इक्का दुक्का उदाहरण यदि छोड़ दिया जाए जिन्हें सजा हुई, तो ज्यादातर लोग इस तरह के मामले में बरी हुए, लेकिन उनके पॉलिटिकल करियर पर जो दाग लगा उससे वो उबर नहीं पाए। तो क्या इस देश में एक लीडरशिप क्राइसिस खड़ी की जा रही है? क्या विपक्ष के किसी भी नेता को फंसाकर उसका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देने और देश में राजनीतिक बिरादरी खड़ी ना हो पाए, और अभी जो कॉर्पोरेट पीछे से राजनीति कर रहा है, पीछे से सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, क्या वो कॉर्पोरेट ही, क्या वो सत्ता के गोदी सेठ ही अब खुल करके राजनीति करेंगे और उनके सिवा कोई व्यक्ति सिस्टम पर हावी ना होने पाए, इसकी पुख्ता इंतजाम के लिए बिल लाया जा रहा है। मंशा बिल्कुल साफ है, क्योंकि इस देश में ईडी का कन्विक्शन रेट देख लीजिए, सीबीआई का कन्विक्शन रेट देख लीजिए, कितने ऐसे नेता हैं जिनको की सजा हुई। लालू यादव, रशीद मसूद जैसे इक्के दुक्के नाम यदि देख ले, तो भ्रष्टाचार का आरोप किसी के ऊपर सिद्ध नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। क्यों सजा नहीं हुई? क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे, और ज्यादातर मामले राजनीतिक रूप से विरोधियों को फंसाने की नीयत से डाले गए थे। आजम खान के मामले में देखा जा सकता है, महाराष्ट्र में संजय राउत लंबे समय तक जेल में डाल के रखे गए। पार्टियां कैसे तोड़ी गई, चाहे शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, वो भी सबने देखा। जब नीतीश कुमार विरोध में थे तो उनकी पार्टी के कई लोगों के खिलाफ ईडी के नोटिस हुए और गिरफ्तारियां तक हुई। उसमें एक आध एमएलसी भी शामिल थे और कुछ तो सत्ता के करीबी लोग भी शामिल थे। सब कुछ देखा गया। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक ईडी पहुंची। हेमंता बिश्व शर्मा जब कांग्रेस में थे उन तक ईडी पहुंची। अब वो भाजपा में है और भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री है। तो संसद में जो बात आज वेणुगोपाल कह रहे थे, कांग्रेस के सांसद केसी वेणुगोपाल, कि अब विपक्ष के साथ साथ नायडू और नीतीश कुमार के लिए भी चेतावनी की घड़ी है कि वो क्या करते हैं। अब देखते हैं संसद में क्या होता है। कहा जा रहा है कि ये बिल अब जेपीसी में जाएगा, और जब ये बिल अब जेपीसी में जाएगा तो होगा क्या? 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं है। इस बिल को पास कराने की जो सबसे पूर्व शर्त है वो यही है कि 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत तो 543 की लोकसभा में तभी हो सकता है जब विपक्ष के सांसदों की संख्या 1/3 यानी 181 से कम हो। अभी इंडिया गठबंधन के ही 234 लोग जीते हुए हैं, 8-10 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के सांसद उनके समर्थन में है। तो कुल मिलाकर 245 के आसपास तो इंडिया गठबंधन के लोग हैं। यानी इस सरकार को 2/3 बहुमत तो है नहीं। जनता ने 293 सीटें इसके गठबंधन को दी थी, एनडीए गठबंधन को, और वो 293 भी साथ रहेंगे इस बिल पर, कहना मुश्किल है। अब उसके आगे राज्यसभा की स्थिति देखें। 245 सदस्य राज्यसभा में फुल स्ट्रेंथ पर होते हैं, 233 इलेक्टेड यानी चुने हुए और 12 नॉमिनेटेड। तो 245 की सदस्य संख्या में 1/3 की संख्या होती है 82, और विपक्ष के पास आज की तारीख में 100 से ज्यादा सांसद हैं। तो स्वाभाविक है वहां भी सरकार के पास 2/3 नहीं है, बिल पास नहीं हो पाएगा। तो क्या इस बिल को वैसे पास कराया जाएगा कि 100-150 सांसदों को निलंबित कर दिया जाए और फिर सदन के स्ट्रेंथ को नीचे ला करके 2/3 के आंकड़े को भी नीचे लाया जाए? क्या यह खेल खेला जाएगा इसके लिए? पिछले वाले सभापति जो उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में मास एक्सपल्सन राज्यसभा में किया था, लोकसभा में भी हुआ था। तो लोकसभा वाले पीठासीन अधिकारी जो पिछली लोकसभा के थे, जिन्होंने मास एक्सपल्सन किया था, ओम बिरला, वो तो अभी भी विद्यमान है। राज्यसभा वाले चले गए और उनकी जगह उपचुनाव हो रहा है, उनका इस्तीफा हो गया। मास एक्सपल्सन करते करते वो खुद ही गायब हो गए, अभी दिख भी नहीं रहे कि कहां है जगदीप धनखड़ साहब। तो जो बिल लाया गया है उसके बारे में साफ साफ दिखाई देता है कि एब्सोल्यूट कंट्रोल, देश के ऊपर पूर्ण नियंत्रण की एक मोनोपोलिस्टिक व्यवस्था की नींव कैसे डाली जाए,
इसके लिए खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और क्या इस पर न्यायपालिका मौन रहेगी? अभी कुछ दिनों पहले, 2 या 3 दिनों पहले, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब किसी व्याख्यान में बोल रहे थे और साफ साफ उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल लाया गया है और इसमें चुनाव आयोग को राज्यों के चुनाव टर्म पूरा होने के बावजूद किसी न किसी बहाने टाल देने का अधिकार दिया गया है कि यदि वो चाहे तो टाल भी सकते हैं आगे के लिए। ये सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन वाली व्यवस्था और दिल्ली की मर्जी का सिस्टम और शासन सभी राज्यों में स्थापित करने की व्यवस्था का एक कुचक्र है। साफ साफ संजीव खन्ना साहब ने कहा है, पूरी जुडिशियरी को दिख रहा है। महाराष्ट्र में जो गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार गिरी सबको दिखा, लेकिन चंद्रचूड़ ने जो 3 फैसले दिए अपने संविधान पीठ ने, उसने दिल्ली से ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश काफी हद तक खत्म कर दी। अब उसे ही वापस लाने के लिए खेल खेला जा रहा है। क्या दिया था चंद्रचूड़ साहब ने अपनी संविधान पीठ में? यही कहा था ना कि किसी भी दल की आंतरिक टूट फूट के आधार पर गवर्नर किसी को फ्लोर टेस्ट के लिए नहीं कह सकते। गवर्नर तभी फ्लोर टेस्ट के लिए किसी को कह सकते हैं जब कोई सरकार का समर्थन कर रही पार्टी सरकार से समर्थन वापस ले ले। दूसरा फैसला उन्होंने दिया था कि किसी भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी अध्यक्ष को, विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दे करके, दल बदल से पूर्व जो नोटिस दे करके उनको सुनवाई करने से रोकने की परंपरा थी, वो नहीं चलेगा। जो उस वक्त स्पीकर है यानी जो सदन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वही डिस्क्वालिफिकेशन के फैसले पर फैसला करेगा, कोई नोटिस काम नहीं करेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण फैसला जो उन्होंने दिया था, पार्टी का जो व्हिप होगा वो फ्लोर लीडर नहीं यानी संसदीय दल या विधायक दल का नेता नहीं, बल्कि पार्टी का आला कमान तय करेगा। उसने एक तरह से ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश खत्म कर दी, तभी जाकर के सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बच पाई थी, अन्यथा वहां भी ऑपरेशन लोटस की पूरी तैयारी कर ली गई थी। अब दिल्ली नीतीश कुमार को हटाना चाहता है, उनका नाम अब तक मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित नहीं कर रहा। भाजपा में भी कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में कहा जाता है इक्के दुक्के ही सही, लेकिन भाजपा में मोदी के बाद कौन इस होड़ में सत्ता के नंबर 2 के साथ साथ होड़ करते हुए दिख रहे हैं कि मोदी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा या पीएम कैंडिडेट कौन होगा बीजेपी की तरफ से। क्या उस होड़ में शामिल मुख्यमंत्रियों को भी इसी तरह से किनारे लगाने की कवायद होगी? क्या चंद्रबाबू नायडू जो एक बार गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके हैं, क्या उनके साथ भी यही खेल खेला जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर के कह चुके हैं आंध्र प्रदेश में, एक छोटी पार्टी जो उनके साथ सहयोग में है, प्रधानमंत्री की सरकार में गृह मंत्री अमित शाह एक पार्टी के लिए संसद के अंदर सुपारी जैसी पार्टी शब्द का प्रयोग करते हैं कि सुपारी जैसी पार्टी। मैं किसी को सुपारी जैसी पार्टी नहीं मानता। लोकतंत्र में सभी पार्टियों का, सभी का, यहां तक कि निर्दलीय का भी अपना महत्व है, लेकिन एक छोटी पार्टी, संख्या बल में छोटी पार्टी, उसके नेता को जाकर कह चुके हैं प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में कि पवन कल्याण नहीं है, आंधी है। तो जब वो आंधी बता चुके हैं तो उस आंधी के बाद जो तूफान या बवंडर उठने वाला है, इसे चंद्रबाबू नायडू बखूबी समझते हैं। और बिल के अंदर मजेदार बात यह है कि लिखा गया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी यदि कोई केस होता है और उनकी गिरफ्तारी होता है तो 30 दिन के अंदर यदि उनकी जमानत नहीं होती है तो उन्हें भी बर्खास्त माना जाएगा। सबको पता है कि प्रधानमंत्री ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट के चेयरमैन होते हैं, प्रधानमंत्री ही सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, प्रधानमंत्री ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, प्रधानमंत्री ही तमाम बड़े जांच अधिकारियों को अपॉइंट करते हैं। तो भला प्रधानमंत्री को कौन गिरफ्तार कर लेगा? ये सबको पता है कि झांसा देने के लिए कानून बनाया जा रहा है। और यदि प्रधानमंत्री को ही कोई जांच एजेंसी गिरफ्तार कर ले तो क्यों प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? बिना आरोप सिद्ध हुए और बिना सजा हुए क्यों प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? ये सारी बातें जब सामने आ रही है तो एक तथ्य बताना जरूरी हो जाता है कि कल्पना कीजिए जिस तरह का माहौल 2002 में गुजरात के बवाल के बाद गुजरात में था। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के कई देशों ने वीजा देने से मना कर दिया था, वीजा बैन कर दिया था। उसके बाद यदि किसी जांच में नरेंद्र मोदी को लपेट लिया जाता तो प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, मुख्यमंत्री पद पर भी क्या वो आसीन रह पाते? तो आखिर ये खेल क्यों खेला जा रहा है और इस खेल के पीछे का मोटिव क्या है?
दरअसल इस खेल के पीछे का मोटिव जो भी हो, आज सबको समझ में आ गया कि 400 पार का नारा क्यों लगाया जा रहा था। क्योंकि 400 पार इसीलिए लाने की बात थी ताकि 2/3 का आंकड़ा हासिल किया जा सके और अपनी मर्जी के हिसाब से संविधान की मूल आत्मा को और लोकतंत्र के लिए जो सबसे जरूरी चीजें हैं उन सबको एक झटके में खत्म किया जा सके। इसकी शुरुआत के लिए जो बिल आज लाया गया, उसके लिए सबसे पहले एक ही बात कही जा सकती है कि आखिर जब यह सरकार बैसाखियों पर टिकी हुई है तब तो इस हद तक जा रही है। खुदा न खास्ते यदि वाकई 400 पार हो गई होती तो मैं अपने दर्शकों के ऊपर यह सवाल छोड़ता हूं कि क्या कर रही होती। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।